तो हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड्स, तो काफी दिनों से फ्रेंड वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आएंगे। तो फ्रेंड, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है IBPF बैंक BC एग्जामिनेशन 2023। फ्रेंड, आपको पता होगा फ्रेंड, यदि आप एक CSC संचालक हैं तो फ्रेंड यदि आप कोई भी बैंक BC ओपन करना चाहते हैं अपने CSC सेंटर में, कोई भी CSP सेंटर ओपन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको जो है फ्रेंड IBPF का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप कोई बैंक का CSP या फिर बैंक BC ओपन कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड टोटल 50 जो होगा MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं IBPF एग्जामिनेशन 2023 50+ MCQ क्वेश्चन आंसर की PDF, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल जो होगा फ्रेंड ये हिंदी में होगा। यदि आप हमारा इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड, तो आप वहां से इंग्लिश वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो आज की जो सीरीज है, अब से जो आने वाली जो सीरीज होगी, उसमें हम लोग यहाँ पर फ्रेंड हिंदी से रिलेटेड ही यहाँ पर IBPF के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे फ्रेंड्स। टोटल हिंदी में होगा। और फ्रेंड इसके बाद हम आपका जो आधार है, आधार सुपरवाइजर का भी हिंदी में लेकर आने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड यदि आपको कंप्यूटर CSC से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड आपको कोई और भी डाउट हो, कमेंट के थ्रू आपको पूछना है तो आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें और वहां पर फ्रेंड मुझे DM कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आज हम लोग 50+ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे टोटली जो लेटेस्ट 2023 में आने वाला है। यदि आप इस वीडियोस को पूरी तरीके से देख लेते हैं फ्रेंड, तो आपका जो IBPF का एग्जाम है टोटली क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे और अपना CSP सेंटर या फिर अपना बैंक BC सेंटर ओपन कर सकते हैं अपने रूरल या फिर अपने अर्बन एरिया में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड A ऑप्शन है आपके पास ICICI, ठीक है, बैंक, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पास इंडियन बैंक है। इसके बाद C ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा SBI है। और D जो ऑप्शन है आपके पास PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ब्रांच जो किसी भी बैंक का चल रहा है वो आपका SBI का है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन कराया जाता है, जिसकी की बहुत सारी ब्रांचेस है हमारी टोटल इंडिया में। तो इसकी जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड वो SBI इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसके ऊपर टिक लगा लें, ठीक है फ्रेंड। जो यहाँ रेड कलर के जितने मार्क दिखाई देंगे फ्रेंड, उसका राइट आंसर, उस क्वेश्चन का राइट आंसर वही वाला होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। जो क्षेत्रीय फ्रेंड जो रूरल ग्रामीण बैंक होता है वो किस संगठन के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है या फिर मोटिवेट किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट इसका आंसर जो होगा यहाँ पर देखिए भारत सरकार के द्वारा, GOI की, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके द्वारा, या फिर फ्रेंड C ऑप्शन है भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर प्रयोजक बैंक जो होते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रयोजक बैंक के द्वारा। तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है फ्रेंड, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है, भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिनियम रुपए तक जमा स्वीकार कर सकता है। तो फ्रेंड इसके लिए जो ऑप्शन देख सकते हैं आप, A नंबर का ऑप्शन है फ्रेंड रुपए, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड 50,000 तक। B है रुपए 1 लाख तक। C है फ्रेंड यहाँ पर 2 लाख तक। और यहाँ पर D ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर 5 लाख तक, ठीक है फ्रेंड। यहाँ देखा तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, आप इतने मतलब इतना भुगतान आप कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक, ठीक है, यहाँ तक आपका जमा स्वीकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा B, तो आपको B पे टिक लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या भुगतान बैंक ग्राहकों को उधार दे सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हाँ वे कर सकते हैं। B है नहीं, वे नहीं कर सकते हैं। C है वे कर सकते हैं। D है ऑप्शन, उधार देने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड नहीं, वे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो भुगतान नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर हमारा CSC के रिगार्डिंग्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग्स फ्रेंड यदि आपको वीडियोस देखनी है तो हमारा एक और चैनल है फ्रेंड, नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, KKZ कंप्यूटर अड्डा, ठीक है। वहाँ से आप कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी ब्लॉगिंग वेबसाइट से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, खासकर CSC VLE को बता रहा हूँ मैं, जो अपना ब्लॉगिंग से वेबसाइट बनाकर कमाना चाहते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उस
उस चैनल का भी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। और फ्रेंड यदि आप आधार रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, IBPF रिलेटेड, रैक रिलेटेड, VLE-INS रिलेटेड या CSC के रिगार्डिंग जितने भी MCQ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक जमा है। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है आवर्ती जमा है, बी है आवर्ती और सावधि जमा है, ठीक है, सी है आवर्ती जमा, सावधि जमा और बचत जमा, डी ऑप्शन दिया हुआ है बचत खाते और चालू खाते। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड आवर्ती जमा और सावधि जमा। ठीक है, हिंदी में फ्रेंड दिया हुआ है, चल थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, तो जहां भी आपको ऑप्शन मिले आपको सीधा टिक लगा देना है। ठीक है, और आप इंग्लिश वाला, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखना चाहते हैं फ्रेंड, टोटल मैंने यहाँ पर 350 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन बताया हुआ है फ्रेंड, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पर टोटल आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा जो आपका 350 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, 2 पार्ट्स होंगे, तो आप दोनों पार्ट्स को देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है आपके पास, बैंकों में जमा के मुख्य प्रकार क्या हैं। मतलब आपको बैंक में जो जमा करने के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए है फ्रेंड डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ठीक है, बी है विवरण जमा, सी है स्थायी जमा और डी है विस्तार और स्थायी जमा। ठीक है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होने वाला है ए वाला, डिमांड डिपॉजिट होता है फ्रेंड्स और टर्म डिपॉजिट होता है, ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सही में मिलेंगे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जमा कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं बैंक में कितने प्रकार के जो जमा होते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं वो आप मतलब कितने प्रकार के होते हैं बैंक के अंदर, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ए है सिर्फ बचत, बी है बचत या वर्तमान जिसे करंट बोला जाता है, ठीक है, सी है बचत चालू खाता या फिर आवर्ती जमा। ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड बचत चालू खाते आवर्ती जमा और सावधि जमा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, आपको इसके ऊपर टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका 8वां क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सिडबी है, बी है नाबार्ड है, सी है भारत सरकार है या फिर डी है RBI। देखिए फ्रेंड जितनी भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बैंक हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइवेट बैंक हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट बैंक हो, सभी को जो है टोटली जो प्रोवाइड करता है या फिर जितनी भी रूल रेगुलेशन या फिर एक्ट लगती है वो RBI की लगती है, क्योंकि RBI ही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, यही बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है और इसी के हिसाब से सभी बैंकों को चलना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, तो जो RBI होगा फ्रेंड हमारा बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप सीधा सीधा। ठीक है, तो RBI इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 9वां क्वेश्चन है IDBI एक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ IDBI एक क्या है। ठीक है, तो IDBI तो बैंक है फ्रेंड, लेकिन कौन सी बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है निजी बैंक, बी है राष्ट्रीयकृत बैंक, सी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, डी है विकास बैंक। तो फ्रेंड जो IDBI है 2019 के बाद जब इसका NPA बढ़ गया था उसके बाद फ्रेंड IDBI को एक निजी बैंक घोषित कर दिया गया था फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जितनी भी प्राइवेट बैंक्स होती है उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जरूर भूमिका होता है फ्रेंड। बैंक जो होती है कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक को भी सपोर्ट करती है जब वो लॉस में चले जाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है बैंक के अंदर, जो उनका NPA बढ़ गया है, तभी गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो RBI बैंक है वो आपको सपोर्ट करती है फ्रेंड। लेकिन इनका NPA सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे फ्रेंड, इसलिए इनको निजी बैंक के अंदर डाल दिया गया है 2019 के बाद। तो IDBI इज अ निजी बैंक, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, प्राइवेट बैंक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 10वां क्वेश्चन है बैंकों के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो बैंकों के आपको मुख्य कार्य बताना है कि बैंक के अंदर क्या क्या काम होते हैं। तो ए है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं जमा स्वीकार करना। तो फ्रेंड देखिए बैंक के अंदर डिपॉजिट तो ऑलरेडी होता है, तो ए भी आंसर सही होगा। बी है उधार और निवेश करना, बिल्कुल बैंक के अंदर आप ऋण ले सकते हैं, ठीक है, निवेश भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन है बैंक फंड व्यवसाय या प्रेषण सेवाएं, ये भी होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर टिक लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड देखिए आपके पास 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है बैंकिंग सेवाएं एक डैश नहीं बल्कि हर एक के लिए एक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होने वाला देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर विलासिता होगा और आवश्यकता होगा, तो हम फिल कर सकते हैं आप। बी ऑप्शन है विलासिता आवश्यकता होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सी ऑप्शन है आवश्यकता या विलासिता होगा, या फिर डी होगा आवश्यकता या आवश्यकता होगा। तो इसका जो ए होगा फ्रेंड राइट आंसर होगा विलासिता और आवश्यकता इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 12वां क्वेश्चन है गरीब लोगों की वित्तीय जरूरतें डैश और डैश हैं। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर देखिए फ्रेंड विविध, और विविध पे आपको पहला लिखना है, उसके बाद देखिए विशिष्ट पे आपको टिक लगा देना है। तो ए इज राइट आंसर। बाकी इसके और ऑप्शन है, आप इसको फ्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 13वां क्वेश्चन है, बिना बैंक वाले और बैंक वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो बैंकिंग क्षेत्रों में काम करने के लिए जो सेवाएं प्रदान की गई थी उसके अंदर कौन सा मॉडल जो था वो आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड ए है बीसी, बी है बीएफ, सी है एनबीएफसी और डी है आपके पास एमएफआई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ए वाला ऑप्शन बीसी, बीसी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है इसका जो स्थापना जो या फिर कॉन्टेक्ट कब किया गया था फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेवलपमेंट कब हुआ था। तो यहाँ पर ए है 1935 के अंदर, बी है 1938 के अंदर, सी है 1947 के अंदर या डी है 1955 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए वाला, 1935 में इसका डेवलपमेंट हुआ था फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि 15वां क्वेश्चन है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है इंडियन बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसे कि आरबीआई कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉर्म में जो बैंक है हमारे पास वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक बोला जाता है, ठीक है। सबसे बड़े लार्ज अमाउंट बैंक है और भी गवर्नमेंट बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सभी बैंकों को कॉन्टेक्ट करती है, इवन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि आरबीआई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है कि बताया जा रहा है 16वां क्वेश्चन है, एनपीए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए है फ्रेंड गैर निष्पादित संपत्ति, बी है गैर निष्पादित खाता, डी है नील परफॉर्मिंग एसेट, डी है नील परफॉर्मिंग अकाउंट। तो देखिए फ्रेंड जो एनपीए होता है, एनपीए जो होता है किसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्योंकि यदि आप एनपीए फ्रेंड एक प्रकार का एक कैटेगरिया होता है किसी बैंक के चलने ना चलने का, ठीक है। क्योंकि बैंक के अंदर यदि आप अपना एनपीए बढ़ा लेते हैं, लोन्स बहुत ज्यादा दे देते हैं, आप उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो आपकी एनपीए जो है घाटा में चले जाती है और इनका पूरा मॉनिटरी जो होता है वो आरबीआई करती है। यदि आपका एनपीए बढ़ेगा तो फ्रेंड आपके बैंक के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। आपको अलग अलग कैटेगरीज में आपको डाला जा सकता है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो देखिए फ्रेंड राइट आंसर है गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 17वां क्वेश्चन है, बैंकों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन है जमा पर ब्याज, ठीक है, जो डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर ब्याज, बी है ऋण पर ब्याज, प्रेषण पर आयोग, या डी है लॉकर का किराया। लॉकर का किराया में भी फ्रेंड आपको वहां पर पैड करना पड़ता है। यदि आप अपनी जो भी गोल्ड्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह यदि आप लॉक पे रखना चाहते हैं तो आपको बैंक को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, और आपकी जो भी ज्वेलरीज वगैरह या फिर आपके जो भी संपत्ति है उसको बैंक जो है सेव करके रखती है। तो देखिए फ्रेंड जो बी है ऋण पर ब्याज, तो इसका जो मेन स्रोत है फ्रेंड बैंक का जो कमाने का तरीका है वो ऋण पर ब्याज, ठीक है। तभी आप इंडिया में कभी भी डायरेक्ट देखिए आपको अपना कार लेने जाते हैं तो फ्रेंड यदि आपके पास यदि आप 4 लाख का 5 लाख का कार ले भी रहे हैं या 6 लाख का कार ले रहे हैं, यदि आपके पास डायरेक्ट भी पैसा है 6 लाख रुपए, तभी आप डायरेक्ट पे करके पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रेंड कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ को ब्याज में रखना पड़ेगा, लोन लेके करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह बैंक का मतलब एक बार अगर डेवलपमेंट होता है तो ऋण से बैंक जो होती है बहुत पैसा कमाती है, तो ऋण पर ब्याज इज अ राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए फ्रेंड 18वां क्वेश्चन है, सुरक्षा के बिना एक ऋण खाता ऋण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए असुरक्षित, बी ओवरड्राफ्ट, सी मुक्त और डी सरकार। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड ए वाला असुरक्षित, इसको आपको टिक लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड आपके पास 19वां क्वेश्चन है, संपार्श्विक सुरक्षा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए ऋण लेने के लिए प्रदान की गई संपत्ति, बी है ऋण से खरीदी गई संपत्ति, डी है उधारकर्ता की संपत्ति और डी है कर्जदार या परिवार के किसी सदस्य की संपत्ति, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो इसका राइट होगा, ऋण लेने के लिए प्रदान की गई संपत्ति इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, चालू खाते में जमा और निष्कासी की संख्या की सीमा क्या है। तो इसका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड, प्रति माह 100 लेन देन, ठीक है। मतलब चालू खाते में जमा और निष्कासित की संख्या की सीमा क्या है ये बताया जा रहा है।
मतलब जो आपका फ्रेंड जो करंट अकाउंट रहता है ना, उसके अंदर आप कितने जमा कर सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं, इसकी सीमा आपको बताना है चालू खाते के अंदर। तो ए है प्रति माह 10 लेन देन, कोई सीमा नहीं। सी है प्रति तिमाही मतलब 3 माह में 50 लेन देन। और डी है 50 जमा, मतलब आप 20 जमा कर सकते हैं और 10 निकाल सकते हैं, मतलब अपने करंट अकाउंट से। तो देखिए फ्रेंड, जो करंट अकाउंट होता है फ्रेंड, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। करंट अकाउंट के अंदर आप कितने भी पैसा अमाउंट आप जमा कर सकते हैं और कितनी भी पैसा आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। लेकिन ये बचत खाता जो कि सेविंग अकाउंट होता है फ्रेंड, उसके अंदर आप जो है कि उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं फ्रेंड। आप इतने मंथ पे इतने ही लेन या देन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो बैंक के थ्रू काटा जाएगा। तो फ्रेंड इसका बी इज राइट आंसर होगा। कोई सीमा नहीं होती है चालू खाता के अंदर, ठीक है, जो कि करंट अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 21वां क्वेश्चन है, चालू खाते के लिए लागू ब्याज दर क्या है, मतलब करंट अकाउंट के लिए जो ब्याज दर है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर बताया गया है, ए कोई ब्याज नहीं, बी 3.5, सी 4.5 या डी 5। तो फ्रेंड देखिए चालू खाते में कोई भी ब्याज दर नहीं होता है। चालू खाते के अंदर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। बैंक के द्वारा आप चालू खाते में चाहे जितना भी पैसा रख लीजिए, ठीक है, करंट अकाउंट में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भी ब्याज नहीं मिला जाता है, क्योंकि फ्रेंड वो चालू खाता होता है, वो कभी भी आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं, तो उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। लेकिन जो बचत खाता होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, उसके अंदर फ्रेंड आपके अकाउंट में स्पेसिफिक उतना बैलेंस रखना पड़ता है जिससे कि गवर्नमेंट बैंक जो है आपको उसका ब्याज दे सकती है, ठीक है। तो इसका ए होगा राइट आंसर, कोई ब्याज नहीं। इसके बाद फ्रेंड देखिए 22वां क्वेश्चन है, एक ग्राहक जिसने अन्य बैंकों से ऋण लिया है चालू खाता खोलने के लिए अनुरोध करता है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, यदि कोई कस्टमर जो है कहीं से किसी बैंक से किसी अदर बैंक से यदि लोन ले चुका है और यदि वो किसी और बैंक के अंदर जाके करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो फ्रेंड इसके लिए क्या किया जाएगा ये बताया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ए ऑप्शन दिया है उसका खाता खोलें, बी है अपना खाता खोलने से इनकार कर दें, सी है फ्रेंड दूसरे बैंक से अध्येता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपना खाता खोलें, या फिर डी ऑप्शन है फ्रेंड दूसरे बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद खाता खोलें। तो फ्रेंड देखिए, आप जहां से भी आप लोन लिए हैं फ्रेंड, वहां से आपको जो अनापत्ति नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है फ्रेंड, वो आपको बनवाना पड़ेगा उसी बैंक से जहां से आपने लोन लिया है। उसके बाद आप कोई अदर बैंक में जा रहे हैं, वहां पर आपको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि एनओसी होता है वो आपको उस बैंक में देना पड़ेगा, तभी आपका जो है कि दूसरा जो करंट अकाउंट है चालू खाता उसे खोला जाएगा। तो डी इज अ राइट आंसर फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एनओसी आपको बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 23 क्वेश्चन है आपके पास, बचत बैंक खाते में लेन देन की संख्या की सीमा। तो फ्रेंड जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप कितना पैसा जमा कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, या कितना पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, उसकी सीमा बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ए है कोई सीमा नहीं है, बी है जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सी है बैंक निष्कासी की संख्या को सीमित कर सकता है, और डी है फ्रेंड बी और सी दोनों। तो देखिए फ्रेंड, जमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आपको जो सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा जमा करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप वहां पर जमा कर सकते हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन फ्रेंड जब आप निष्कासित करेंगे, निष्कासी मतलब आप बैंक से विड्रॉल करेंगे, एटीएम से निकालें या फिर आप वहां से बैंक से निकालें, तो फ्रेंड आप यदि निकालेंगे तो कुछ अमाउंट आपका काटा जाएगा। यदि वो जो सीमा तय किए हैं, जो भी उसका रिस्ट्रिक्शन है कि आप महीने में 5 बार निकाल सकते हैं, तो 5 बार ही निकालेंगे। यदि उससे ज़्यादा उसके बाद आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, 6वां जो ट्रांजेक्शन जाता है, 7वां ट्रांजेक्शन जाता है, तो बैंक के थ्रू आपका कुछ ना कुछ अमाउंट काटा जाएगा बैंक के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो डी इज द राइट आंसर, बी और सी दोनों, ठीक है। इसके बाद 24 क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए BSBDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BSBDA का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेसिक सिंपल बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सिंपल बैंक डिमांड अकाउंट, और यहाँ पर सी देख सकते हैं फ्रेंड मूल बचत बैंक जमा खाता, या डी बैंक बचत और बैंक जमा खाता। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड मूल, जिसे कि बेसिक कहा जाता है, बेसिक बचत बैंक जमा खाता। तो आपको यहाँ पर मूल भी मिल सकता है या बचत भी मिल सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर बेसिक मिल सकता है, ठीक है, बेसिक बचत बैंक जमा खाता इज राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, BSBDA में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि क्या है। तो फ्रेंड जो BSBDA अकाउंट होता है उसके अंदर आप न्यूनतम कितना जो है कि राशि रख सकते हैं फ्रेंड, न्यूनतम की बात किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर बताया जा रहा है, एक कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, बी है ₹500,
सी है रुपए 1000 और डी है रुपए 5000। तो देखिए फ्रेंड, बीडीएस वीडियो जो अकाउंट होता है उसके अंदर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है बैंक के थ्रू। आप वहां पर 2 रुपए भी आप रख सकते हैं या फिर आप जीरो खाता भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अकाउंट खोले हैं तो फ्रेंड आप कुछ ना कुछ तो पैसा रखेंगे, 100 या 200 250 जो भी होगा आपका, आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला फ्रेंड। कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 26वां क्वेश्चन है, एक खाता धारक को एटीएम निकासी सहित 1 महीने में बीएसबीडीए से अधिकतम निकासी की अनुमति दी जाएगी। तो फ्रेंड यदि आपके पास बीएसबीडीए अकाउंट है तो फ्रेंड आप यहाँ बताया जा रहा है कि एटीएम से, ठीक है, 1 महीने में कितना जो है कि जो अमाउंट है वो आप निष्कासित कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं मतलब विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर कितनी अनुमति दी जाती है उसके बारे में यहाँ बताना है फ्रेंड आपको। तो ए देख सकते हैं फ्रेंड, कोई सीमा नहीं है, बी है प्रति माह 4 निकासी, सी है प्रति माह 10 निकासी, और डी है तिमाही मतलब 3 महीने में आप 25 निकासी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको बीडीएस जैसे अकाउंट में फ्रेंड आपको जो 1 माह के अंदर आपको 4 विड्रॉल आप कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। आप एटीएम के थ्रू निकालने जा रहे हैं तो ठीक है, एटीएम के थ्रू आप 4 बार ही एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 27 क्वेश्चन है, बीएसबीडीए खाते से राशि निकालने के लिए बैंक कब तक चार्ज कर सकता है। मतलब फ्रेंड आप बीएसबीडीए आपके पास अकाउंट है और आप फ्रेंड यहाँ पर अपना राशि निकालना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए बैंक का कब चार्ज कर सकता है फ्रेंड ये बता रहा है। मतलब जब रिस्ट्रिक्शंस को आप जो भी आपके पास यहाँ पर 4 महीने आपको बताया गया है फ्रेंड कि आप 1 महीने में 4 बार जो है एटीएम के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड चार्ज कब करेगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बीएसबीडीए में अकाउंट के थ्रू बैंक कब चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ए दिन में 2 निकासी के बाद, ठीक है। इसके बाद बी है ऑप्शन 1 सप्ताह में 4 निकासी के बाद। यहाँ पर देखिए फ्रेंड सी ऑप्शन बता रहा है 1 महीने में 4 निकासी के बाद, और डी ऑप्शन दे रहा है बीएसबीडीए खाते पर निष्कासी प्रतिबंध हटा दिया गया है और सभी निष्कासी अब मुक्त हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने भी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि महीने में यदि आप 4 बार से ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं फ्रेंड, तो बैंक के थ्रू जो आपका बीएसबीडीए अकाउंट है वहां से आपका चार्ज कटना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया भी है फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। 1 महीने में 4 आप विड्रॉल करने के बाद आपका चार्ज कटेगा आपके बीएसबीडीए खाते से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए फ्रेंड 28 क्वेश्चन है आपके पास, न्यूनतम अवधि जिसके लिए एक सावधिक जमा स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, कोई निचली सीमा नहीं है, बी है ऑप्शन 3 महीने में, सी ऑप्शन है 7 दिन में, और डी है 15 दिन में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे इसी टाइप की जो वीडियोस हैं आपके आने वाली हैं। और यदि आप सीएससी वेली हैं, पैसा कमाना चाहते हैं अलग अलग थ्रू से, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल मिल जाएगा फ्रेंड, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं मल्टीपल टास्किंग से, तो फ्रेंड आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है केकेजेड कंप्यूटर अड्डा। वहां पर फ्रेंड आपको सब कुछ कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूरी वीडियोस बताई जाएगी, कैसे पैसा बनाना है, आपको कैसे काम करना है, सब कुछ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं इसी तरीके से फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 29 क्वेश्चन है आपके पास, अधिकतम अवधि जिसके लिए सावधिक जमा स्वीकार किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन है कोई ऊपरी सीमा नहीं है, बी है 10 साल, सी है 25 साल, और डी है 24 साल। तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है 10 साल। तो बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अधिकतम अवधि की बात किया है और यहाँ पर न्यूनतम अवधि की बात किया है। न्यूनतम अवधि 7 दिन होगा, 7 डेज, और अधिकतम अवधि फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस को याद रख करके रखना है फ्रेंड। मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ फ्रेंड, आपको इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते जाना है, और फ्रेंड आपका जो है कि काम बन जाएगा। आप IBPF एग्जाम सिंपली तरीके से क्लियर कर लेंगे, और फ्रेंड आप अपना जो CSP सेंटर ओपन कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और आप 100% फ्रेंड यहाँ पर जो है कि 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन सब क्वेश्चंस को पढ़ के, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड 30वां क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत बैंक DICGC के साथ पंजीकृत है तो बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को रुपए तक की बीमा किया जाता है डैश उसके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज के लिए। देखिए फ्रेंड ए है आपके पास रुपए 10 लाख, रुपए 5 लाख, रुपए 50 लाख, या फिर रुपए 1 लाख। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर होने वाला है रुपए 1 लाख। तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड, आपको टर्म याद रखना है फ्रेंड। देखिए DICGC, ठीक है, इस चीज को याद रखना है टर्म को, ठीक है। तो आपको अमाउंट का जो संख्या वो आपको याद रहेगा दिमाग पे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तक आप DGCI जो आपका पंजीकृत है वो कब कर सकते हैं 1 लाख रुपीज तक, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड 31वां क्वेश्चन है, DICGC को भुगतान
किए गए बीमा प्रीमियम की लागत का भुगतान डैश द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? जो आप DICGC की को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? ए है ऑप्शन बैंक के द्वारा, बी है जमाकर्ता के द्वारा, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर डी है स्विफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जिसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ए, बैंक के द्वारा ही आप भुगतान कर सकते हैं DICGC की। ठीक है, तो बैंक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए 32वां क्वेश्चन है, स्विफ्ट का अर्थ, मतलब स्विफ्ट का जो अर्थ है हिंदी में वो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 8 है, ए है, देखिए फ्रेंड ए ऑप्शन है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, बी है विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए सोसाइटी, सी है सुरक्षित विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर, डी है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो यहाँ बस ए वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड देखिए 33वां क्वेश्चन है, RTGS का अर्थ है। ठीक है, RTGS का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो फ्रेंड RTGS आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका फंड ट्रांसफर का एक फीचर्स होता है, जिसमें कि आप हाईली अमाउंट जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अदर बैंक के किसी भी अकाउंट के अंदर। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होगा निफ्टी या फिर RTGS के बारे में सुने होंगे। तो RTGS आपका एक प्रकार का पेमेंट मेथड्स होता है, जिससे कि आप अपना इजीली तरीके से हाईली अमाउंट जो होता है पेमेंट आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए फ्रेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके पास, माल और सेवाओं के लिए प्रेषण, बी है रियल टाइम सकल निपटान, सी है माल और सेवाओं के लिए वास्तविक हस्ताक्षर, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड बी, रियल टाइम सकल निपटान। ठीक है, तो फ्रेंड ए ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड देखिए हिंदी में थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा फ्रेंड, हिंदी में थोड़ा सा चीज़ों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में हम लोग दो टाइप से हिंदी करते हैं। एक तो टोटल हम हिंदी जो टूल्स के अंदर, जैसे कि गूगल इनपुट टूल्स वगैरह से हम लोग यहाँ पर टाइप किया रहता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका मतलब होता है रियल टाइम सकल निपटान, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है, RTGS। ठीक है, RTGS के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि हस्ताक्षरित की जा सकती है? मतलब फ्रेंड RTGS के थ्रू आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? फ्रेंड अभी मैंने बताया था कि RTGS के अंदर आप हाईली अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं 1 डे के अंदर ही। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड इसका जो ए ऑप्शन बताया गया है रुपए 10 लाख रुपए तक, बी यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड रुपए 25 लाख रुपए तक, सी है रुपए 1 करोड़ तक, या फिर डी है कोई सीमा नहीं है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड डी। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, मतलब RTGS के अंदर आप कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं किसी के अकाउंट पर। ठीक है, जैसे कि हम लोग निफ्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो फ्रेंड वहाँ लिमिटेशन है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू होता है वो, और उसमें फ्रेंड आपका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप एक दिन में इतना ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं कोई सिंगल अकाउंट पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोई सीमा नहीं, इज राइट आंसर। तो फ्रेंड इन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सब क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो फ्रेंड आप पूरी तरीके से IBPF के एग्जाम क्लियर करेंगे 100 मार्क्स के साथ। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड 35वां क्वेश्चन है, RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि हस्ताक्षरित की जा सकती है? फ्रेंड यहाँ पर देखिए अभी 34वां क्वेश्चन में अधिकतम राशि की बात की गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर फ्रेंड जो RTGS के जो माध्यम से न्यूनतम राशि कितना आप जो है कि आपको सेंड मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर बताया गया है, ए रुपए 1 लाख रुपए तक, बी यहाँ पर 25,000 रुपए तक, सी 2 लाख रुपए तक, और डी है फ्रेंड यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। तो फ्रेंड जब RTGS का जो फीचर है आप तभी यूज करें जब आपको हाईली अमाउंट सेंड करना हो किसी अकाउंट पे। ठीक है, लो के लिए आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ और मेथड्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप मिनिमम 2 लाख रुपए भेजना चाहते हैं तो आप RTGS फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो सी इज अ राइट आंसर, रुपए 2 लाख रुपए तक। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है 36वां क्वेश्चन है, NEFT। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये आ गया, ये मेथड्स। ठीक है, आपको याद रखना है इन सब चीजों का। ठीक है, या देखिए फ्रेंड NEFT का अर्थ मतलब इसका मीनिंग पूछ रहा है फुल फॉर्म। ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म ये देखिए फ्रेंड NEFT हो गया और RTGS हो गया, ये सब फंड ट्रांसफर मेथड्स होते हैं, मोड होते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है इन चीजों को, फंड ट्रांसफर मोड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर NEFT का अर्थ क्या होता है? तो ए है फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन, सी है वित्तीय लेन देन के सांकेतिक समतुल्य, और डी है काल्पनिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ राइट आंसर। ठीक है, आपका फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हिंदी में। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड
37वां क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आईएफसी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आईएफसी मतलब जो आईएफसी कोड होता है, आपको पता होगा कि हर एक बैंक का फ्रेंड एक आईएफसी कोड होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग को इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए आईएफसी कोड होता है वो बैंक का कहाँ पर स्थित है इसके लिए ये यूज किया जाता है आईएफसी कोड। देखिएगा आपका एसबीआई का SBI 007 या फिर 00576 करके 0000 करके या फिर 00678 करके आपके पास आपके पासबुक पे भी लिखा होता है। आप नेट भी आप जो भी ऑनलाइन टूल्स होते हैं आईएफसी कोड फाइंड करने के, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये आईएफसी कोड जो होता है वो एक्चुअल में फंड ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड। एक्चुअल में जो निफ्ट के थ्रू आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको यदि फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको उस बैंक का आईएफसी कोड डालना पड़ेगा, जिससे कि वो आइडेंटिटी हो पाए कि वो जो फंड है वो किस बैंक के अंदर जा रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड हम लोग जो आईएफसी कोड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड उसका जो फुल फॉर्म है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो जो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कोड, बी है भारतीय वित्तीय मानक कंपनी, सी है भारतीय वित्तीय कोड प्रणाली कोड, ठीक है, डी है भारतीय वित्त प्रेषित सुरक्षा मामले, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड यहाँ पर भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड्स, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। ये सब क्वेश्चन आंसर का आप इंग्लिश वाला वर्जन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 पार्ट दूंगा, जहां पर मैंने ये मतलब 175 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स बनाए हैं। आप उस वीडियोस को भी देख सकते हो, टोटल इंग्लिश में होगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है, यदि आरटीजीएस के तहत प्राप्त धन किसी भी कारण से जमा नहीं किया जा सकता तो प्राप्त करने वाले बैंक को धन भेजने वाले बैंक को किस अवधि के भीतर वापस करना होगा। मतलब आरटीजीएस के मेथड से यदि फ्रेंड कोई भी पर्सन यदि अपना फंड ट्रांसफर करता है और यदि किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश फ्रेंड यदि उस बैंक से आरटीजीएस के थ्रू किसी अदर बैंक में या किसी अदर बैंक के अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो गया है और किसी कारणवश से सर्वर प्रॉब्लम है या कोई अदर इश्यू की वजह से फ्रेंड यदि आपका जो फंड है वो उस अकाउंट पे नहीं पहुंचा है, तो फंड को ट्रांसफर कैसे करेगा मतलब दूसरा बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि जब भी आप किसी बैंक में आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो पता होगा कि उनका एक अलग पोर्टल होता है फ्रेंड, ठीक है, अलग एक प्रकार से उनकी वैलेट होती है, एक प्रकार से बोल सकते हैं उनका अलग खाता होता है। यदि किसी कारणवश से पैसा यदि फंस जाता है तो वो बैंक के वैलेट वाले जो खाता है वहां पर पड़ा रहता है और कुछ स्पेसिफिक टाइम पे जो होता है फंड डायरेक्ट ही जो सोर्स जहां से फंड आपका आया है वहां पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसकी अवधि पूछ रहा है कि कितने दिन में वो वापस हो जाएगा वो पैसा, यदि वो राइट पर्सन के पास नहीं पहुंचा, यदि बैंक में फंस गया कहीं पर अचानक से ट्रांजेक्शन के समय सर्वर डाउन या सर्वर प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए फ्रेंड ए है 24 घंटे में, बी है 2 दिन में, सी है 12 घंटे में और डी है 2 घंटे में, ठीक है। तो फ्रेंड ये यहाँ पर बताया जा रहा है अवधि की इतने टाइम में पैसा जो है आपका फिर से जो सोर्स अकाउंट है, सोर्स बैंक है, वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 39वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए IMPS, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा IMPS, ठीक है। आपको इसका भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको इसका क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं IMPS धन के तत्काल हस्ताक्षरण की पेशकश करता है और सुविधा उपलब्ध कराता है। मतलब ये बोलने का मतलब ये है फ्रेंड जो आपका IMPS जो मेथड होता है उसमें जो आप तुरंत फंड ट्रांसफर यदि आप करना चाहते हो तो उसकी सुविधा को बताना चाह रहा है कि वो सुविधा कब प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड ए है 24 घंटे एक दिन में, बी है बैंकिंग घंटों के दौरान, सी है बैंकिंग घंटों के बाद, डी है बैंकों के लिए कार्य दिवसों के दौरान, ठीक है फ्रेंड। तो जो फ्रेंड आप IMPS का जो सर्विसेज होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए फ्रेंड, वो आप 24/7 मतलब आप बैंक बंद रहे, चाहे हॉलीडे रहे, चाहे कुछ भी रहे फ्रेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि इमरजेंसी में तुरंत फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं IMPS मेथड से किसी भी अकाउंट में, तो आप फ्रेंड ये सुविधा आपको 24 घंटे मिलेगी आपको, ठीक है। हर दिन आपको ये सुविधा मिलेगी। तो आपका जो ये सर्विस होने वाला है पर डे 7 के 7 डेज ही और मंथ के मंथ डेज ही आपको इस सर्विस मिल जाएगी फ्रेंड, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 40वां क्वेश्चन है, AEPS वितरण प्रदान किए बिना फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। तो फ्रेंड जो आपका पता होगा कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है, तो फ्रेंड इसमें मतलब जो ऑप्शन होता है फंड ट्रांसफर को सक्षम कब बनाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है, एक बैंक खाता, बी आधार संख्या, सी KYC और डी है मोबाइल नंबर, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर
फ्रेंड एक बैंक खाता का मतलब बिना बैंक खाते के बिना भी फ्रेंड आप जो है कि एपीएस की सर्विसेज का यूज कर लेते होंगे। आप अभी देखते होंगे कि जो आप अपना बैंक बीसी ओपन करेंगे फ्रेंड, तो किसी का जो फंड ट्रांसफर करवाएंगे, आप विड्रॉल करेंगे, आप उसकी इंक्वायरी करेंगे, उसका स्टेटमेंट निकालेंगे एपीएस मेथड के थ्रू, जहाँ की आपको अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाता की जरूरत नहीं पड़ता फ्रेंड। वहां पर आपको अपना आधार नंबर बताना है और उसके बाद फ्रेंड आपको अपना अंगूठा टच करना है बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर, और आपका जो भी बैंक के स्टेटमेंट है वो पूरा बता दिया जाएगा फ्रेंड। यदि आप अमाउंट निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, फिर भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड आपको एक बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ती है, आधार खाता की जरूरत पड़ती है, केवाईसी की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि वहां पर फ्रेंड आपको अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना पड़ता है, तभी आपका फंड चेक हो सकता है या फिर विड्रॉल हो सकता है। मोबाइल नंबर की भी वहां पर किसी किसी मेथड्स में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको बैंक खाते की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 41वां क्वेश्चन है एबीबीएस का अर्थ, ठीक है। तो एबीबीएस का मीनिंग बताना है यहाँ पर। तो देखिए एक क्वेश्चन है अतिरिक्त भुगतान आधारित प्रणाली, बी है बेहतर निपटान के लिए स्वीकृत भुगतान, सी है आधार अनुमत बैंक प्रणाली, और डी है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए एबीपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड 42वां क्वेश्चन है सावधि जमा डैश नहीं हो सकता, ये है दे तिथि से परे नवीनीकृत, ठीक है। बी है तीसरे पक्ष को हस्ताक्षरित, सी है उनकी परिपक्वता तिथि से पहले भुगतान किया, डी है सुरक्षा के रूप में बैंक को गिरवी रखा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड तीसरे पक्ष को हस्ताक्षरित, ठीक है, तीसरे पक्ष को हस्तांतरित, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 43वां क्वेश्चन है बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, खाते पर जो ब्याज भुगतान कब किया जाता है इसको आपको पता करना है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि आपको सेविंग अकाउंट में जो ब्याज का जो आपको बैंक यदि बचत खाते के अंदर जैसे फ्रेंड आपका 50,000 रुपया रखा हुआ है, 1 लाख रुपया रखा हुआ है, आपने सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, करंट अकाउंट के अंदर तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा फ्रेंड, आपको पता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के अंदर यदि आपका अमाउंट है और आपने 1 लाख रुपये रखा है, तो गवर्नमेंट जो बैंक होती है, बैंक उसका मतलब भुगतान आपको उसका जो पैसा जो बोल सकते हैं वो कब देती है भुगतान। तो यहाँ पर देखिए हर महीने, बी ऑप्शन है हर तिमाही के अंत में, और सी है फ्रेंड अर्धवार्षिक अंतराल पर, और डी है वर्ष के एक बार। तो देखिए फ्रेंड हर महीने मतलब 1 मंथ पे एक बार, हर तिमाही मतलब 3 महीने में एक बार, सी है अर्धवार्षिक अंतराल पर, और डी है 1 साल में। तो फ्रेंड अर्धवार्षिक का मतलब है कि आपको 6 महीने के अंतराल में, अब यदि आप 6 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए वापस रखे हुए हैं तो उसका जो ब्याज है वो आपको बैंक जो है आपको दे देगी आपके अकाउंट पे ही। तो अर्धवार्षिक इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। इसके बाद फ्रेंड 44वां क्वेश्चन है डिमांड ड्राफ्ट के तहत राशि दे है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट के तहत आप राशि दे सकते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है मांग पर, बी एक निश्चित अवधि के बाद, डी है 3 महीने के बाद, डी है 6 महीने के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए मांग पर इज अ राइट आंसर। 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड आवर्ती जमा की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। आवर्ती जमा होती है फ्रेंड रिकरेंस डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, ठीक है। आवर्ती जमा की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें उसको बताना है कौन सा उसका फीचर नहीं है आवर्ती जमा का। तो ए है एक छोटी बचत का एक साधन है, बी आवर्ती जमा में भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस से छूट प्राप्त है, सी है राशि को सहमत अंतराल पर नियमित रूप से जमा किए जाना, डी है आवर्ती जमा खाते खोलते समय ब्याज दर पूर्व निर्धारित होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होने वाला है बी वाला ऑप्शन, ठीक है, टीडीएस की छूट वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। केवाईसी दस्तावेज जो होता है फ्रेंड बैंक के अंदर या फिर कहीं भी केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने के उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड ए है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जांच करने के लिए, बी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीसी एजेंट केवल ज्ञात व्यक्तियों के लिए ही खाता खोलता है, सी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक को केवल ज्ञात व्यक्ति के खाते ही मिलते हैं, डी है बहुत अधिक खाते खोलने के खिलाफ जांच करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मतलब फ्रेंड पैसे का जो उल्टा पुल्टा खेल होता है फ्रेंड, इसके खिलाफ जांच करने के लिए आप इसका केवाईसी का आप यूज करते हैं। तो ए इज अ राइट आंसर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग जो आजकल बहुत सारे लोग जो बैंक से लोन लेके भाग जाते हैं फ्रेंड विदेशों में, आपको पता होगा, ठीक है, जो यहाँ से लोन लेते हैं 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, ठीक है, वो लोग के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है। तो ये है देखिए सर बैंक के माध्यम से अवैध तरीकों से उत्पन्न धन को रूट करे, ठीक है। बी है हवाला चैनल के जरिए पैसे को रूट करना, सी है कई चैनलों के माध्यम से पैसा रूट करना,
डी है बीसी एजेंट के माध्यम से धन को रूट करना। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर होने वाला है ए, बैंकों के माध्यम से अवैध तरीकों से उत्पन्न धन को रूट करने के बराबर। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि कोई व्यक्ति एक ओवीडी जमा करता है जिसका पता वर्तमान निवासी के पते से अलग है तो बीसी एजेंट को ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड, ऐसे खाते खोलने से इनकार करते हैं। बी है वर्तमान निवास पते के साथ एक और ओवीडी या फिर डीम्ड ओवीडी प्राप्त करें। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है वाला फ्रेंड, और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं डी तक का। तो वर्तमान निवास पते के साथ एक और ओवीडी और या डीम ओवीडी प्राप्त करें, तो बी इज द राइट आंसर। 49वां क्वेश्चन है, यदि वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में डीम ओवीडी जमा किया जाता है तो कितने दिनों के भीतर ओवीडी जमा करने की आवश्यकता है। ए है 3 सप्ताह, बी है 3 महीना, सी है 1 महीना और डी है 6 महीना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 6 महीना। ठीक है, 6 महीना, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ बस 50वां क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के पास आधिकारिक रूप से अवैध दस्तावेज नहीं है तो किस प्रकार का खाता खोलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर है VSBDA, बी है छोटा खाता, सी है PMJDY या फिर डी है नो फिल्म अकाउंट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड छोटा खाता। तो छोटा खाता आप खोल सकते हैं जिसके पास कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट नहीं है फ्रेंड, तो आप छोटा खाता उसका खोल सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने फ्रेंड टोटल 50 MCQ क्वेश्चन हमने करा दिया। और फ्रेंड यदि आप इन क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप देख लेते हैं, आप रिवाइज कर लेते हैं, तो आप आराम से जो आपका IBPF का एग्जाम है वो आप 100% और 100 मार्क्स से क्लियर कर लेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड। इसमें हम लोग इस 50 के बाद हम लोग अभी 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे। करीबन आपको इसके 6 पार्ट बनेंगे फ्रेंड। इस जो IBPF एग्जामिनेशन का हिंदी पार्ट है वो 6 पार्ट बनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।